हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे ये स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो है आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो ईयर 1991 था इसके बारे में हम कुछ चीजें क्या डिस्कस करने वाले। इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने देखा था कि भैया हमने चैप्टर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 की शुरुआत कर दी थी, जहां पे हमने ये चीजें समझी थी कि भाई आपके अगर इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो रीजन क्या था, क्या आफत तान पड़ी थी कि भैया हमें इकोनॉमिक पॉलिसी ही चेंज करनी पड़ी, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज थी, क्या दिक्कत था, विक्कत है, ये सारी चीजें हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या समझा था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फायदा होने लगा, एक पब्लिक सेक्टर को क्या फायदा हो रहा था और प्राइवेट सेक्टर को क्या फायदा हो रहा था। तो दोनों की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो दोनों ही चीजें हमने क्या देखी थी हमारे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, नाउ इन टुडेस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलपीजी। अब आप बोलोगे सर एलपीजी है, ये तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। नहीं भाई, एलपीजी का मतलब क्या होता है। अब जब आप अपने 7th स्टैंडर्ड में थे, 8th स्टैंडर्ड में, 9th में, 10th में, then what you have studied about LPG as liquefied petroleum gas, जो हम आपके खाना बनाने के लिए यूज करते हैं या फिर और भी कोई डोमेस्टिक पर्पस होता है तो उस चीज के लिए हम एलपीजी यूज करते हैं। बट व्हेन यू हैव एंटर्ड इन कॉमर्स स्ट्रीम और वहां पे आपको एलपीजी का मतलब पूछा गया इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे एक चीज समझ जाना कि वहां पे एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, वहां पे आपको पूछा जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आज के इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं और मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आज के इस लेक्चर में आपको लिबरलाइजेशन बताऊंगा, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्त दोस्त ना रहा, लिबरलाइजेशन एक ही में करेंगे और बाकी सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर छे? डाउट नहीं छे? आई गेस सो। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब लिबरलाइजेशन की अगर बीइंग इंग्लिश टीचर एज वेल, तो लिबरलाइजेशन की अगर मैं रूट वर्ड की बात करूं तो उसका नाम क्या होता है, लिबर्टी होता है। क्या होता है आपका? लिबर्टी। अब लिबर्टी मतलब क्या होता है? लिबर्टी मतलब आपको मालूम है क्या, या फिर आपको मालूम है क्या? लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है। लिबर्टी मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो सर ये इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमी में किस चीज की फ्रीडम? हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो चुका था और ये सारे जो क्राइसिस थे ये आपके 1947 के बाद अराइज होना चालू किए। ठीक है, तो ये लिबर्टी क्यों? लिबर्टी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो, हालांकि देश आजाद हो चुका था, सारी चीजें आजाद थी, लेकिन प्रॉब्लम कहीं यहां पे समझे। प्रॉब्लम दोस्तों आपकी यहां वहां पे आना शुरू हुई जहां पर आपकी जो फर्म थी वो फर्म सेटअप होना चालू किया। अब ये जो फर्म है अपना ग्रोथ देखेंगी, एक्सपांशन देखेंगी, सही बात है। अगर आपको फर्म एस्टैब्लिश भी करना है तो वहां पे आपको जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदे कानून बहुत सारे थे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गई, इस्टेब्लिश होने के बाद भी आप जो पर्टिकुलर चीज में काम करना चाहते हो उसकी भी लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ेगी। फिर साथ ही साथ अगर आपकी जो फर्म है वो बहुत बड़ी हो जाती है तो वहां पे अगर आप चाहते हो कि आप किसी के साथ मर्ज करो या फिर एक्सपांशन करना चाहते हो, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, तो हर एक चीज के लिए आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था? परमिशन लेना पड़ता। और गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सीजी से लेना पड़ता, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता था। तो भैया हर एक चीज जब आप पूछ पूछ के करोगे तो भैया आजादी किस चीज की, फ्रीडम कहां का? फ्रीडम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम यहीं पे अराइज हो जा रही थी। अब जैसे अगर मैं मान रहा हूं कि मुझे पता है कि अगर ये काम करना मुझे 10 झंझट मारी तो मैं, बट ऑब्वियसली बात है, मैं इतना इंटरेस्ट उस चीज में नहीं दिखाऊंगा, मैं उतना इस चीज को ध्यान नहीं दूंगा। समझ में आ गया? तो वही चीज हुआ करती थी। तो जब एलपीजी आया तो वहां पे आपके जो इकोनॉमिक बैरियर्स थे वो सारी चीजें क्या हटा दी गई। अब जो आपके लोग थे उनको क्या फ्रीडम मिल गया था कि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन खुद से ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रोड्यूसर हो गए, जो कंज्यूमर्स हो गए और ओनर हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। ओनर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक ऐसी चीज, कुछ ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेक्चरर हूं, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, मतलब लेक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसमें हेल्प क्या करता है? सबसे पहली चीज मेरी एजुकेशन हेल्प करती है, तो यह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ये जो पूरा सेटअप है ये हेल्प करता है, पैनल हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें क्या, मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके वजह से मुझे हेल्प हो रही है कि मैं प्रोडक्शन कर पाऊं। उसी तरह से आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आता है आपका लैंड, आता है लेबर, आता है कैपिटल, आता है और आपका एंटरप्रेन्योर आता है। ठीक है, ये ऐसे मेजर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। चाहे आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो ये 4 तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 4 बेसिक चीजें, जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ना,
वैसे ही प्रैक्टिकल प्रोडक्शन के लिए 4 चीजें तो हर किसी को रिक्वायर्ड रहता है। लैंड नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कहां पे करोगे, लेबर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कौन करेगा, कैपिटल नहीं रहेगा तो भैया प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स कैसे आएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा तो इन सभी चीज को क्या एक ऑर्गेनाइज कौन करेगा, एक ऑर्डर में चलाएगा कौन, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब जो थे लोग थे, यानी जो प्रोड्यूसर था, कंज्यूमर था, अब वो अपने हिसाब से क्या कर सकते थे, चीजों में क्या डिसीजन क्या ले सकते हैं। उसी तरह से एडम स्मिथ हमारे बहुत ही महान व्यक्ति, द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन आर इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ, क्योंकि इनका नाम हमें बार बार पढ़ना तो हैंडसम तो बोलना ही ना भाई, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में सजेस्ट किया कि भैया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बहुत ही अच्छी पॉलिसी होती है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या प्रमोट कर सको, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ, जब फ्रीडम दोगे तो बंदा जो है अपने हिसाब से काम कर पाएगा, अपनी चीजों के हिसाब से काम कर पाएगा। जब अपनी चीजों के हिसाब से काम करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है वो अपने लिए काम कर रहा है और वो बहुत बेहतर करने की क्या कोशिश करेगा, और जब बेहतर करने की कोशिश करेगा तो उसको रिटर्न अच्छा आएगा। जब रिटर्न आएगा तो उसमें से टैक्स जो होगा वो गवर्नमेंट को भी जाएगा, और बट ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी जो होगी वो डेवलप होगी ही होगी, ठीक है। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो क्या करता है, जो बैरियर्स निकालता नहीं है वो कम कर देता है। क्या करता है, बैरियर्स निकालता नहीं, कम कर देता है, ताकि हम क्या है फ्रीली क्या काम कर पाए आपके फ्री मार्केट कंपटीशन में। तो इसी चीज को हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, बैरियर्स हटाने को हम लोग लिबरलाइजेशन नहीं बोलते, बैरियर्स कम करने को हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोलते हैं। अब क्या सारे चीजें ली गई थी, क्या सारे मेजर्स लिए गए थे आपके लिबरलाइजेशन को क्या आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहला चीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब हमने देखा था कि जब आपका नया इकोनॉमिक पॉलिसी है तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके जो फॉरेन प्राइवेट बैंक्स थे उनको भी क्या किया, उनको अलाउंस दिया कि भैया आप आओ और आके आप हमारे देश में बिजनेस जो फाइनेंशियल एक्टिविटी आप करते हो कर सकते हो। अब उसी के तहत लिबरलाइजेशन के तहत आपकी जो कमर्शियल बैंक थी उनको यह फ्रीडम मिला कि अगर वो लोन दे रहे हैं तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई। अब आपने देखा है अब हमारी बहुत सारी फॉरेन बैंक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट HDFC, ICICI बैंक है हमारे पास, प्राइवेट बैंक अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये एक्सिस बैंक है, तो हर एक बैंक में अगर आप जाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है लोन के लिए वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि उसको डिटरमाइन कौन करता है, ये खुद करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है तो वो लोन दे रही है, ठीक है, वहां पे उनके बैंक से लोन लेने की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है कि लोग उनके बैंक के पास जाते हैं लोन मांगते मांगते, तो वो क्या कर सकते, अब डिमांड ज्यादा है लेकिन लोन वो लिमिटेड लोग को ही दे सकते हैं, सही बात है। तो वहां पे वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना बढ़ा सकते हैं। वैसी कोई बैंक होगी जहां पे लोन कोई जल्दी लेता नहीं है तो वो क्या कर सकते, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रीडम मिल गया था इनको। इससे पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भैया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, समझे, ठीक है। फिर क्या आता है, फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज अगर मैं बात करूं तो देखो लिबरलाइज दे रहा है, अब इंडस्ट्रीज है, अब इंडस्ट्रीज बट ऑब्वियसली बात है अपना ग्रोथ करती है। अब जब ग्रोथ करती है तो अगर मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट दे रही है तो बट ऑब्वियसली बात डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो उनके पास ये चीज आ जाती है कि उन्हें अपना प्रोडक्शन क्या बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो आज इंडस्ट्रीज फ्री है कि वो अपना प्रोडक्शन लिमिट क्या बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बट बिफोर 1991 ये ऐसी चीजें नहीं थी। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिट डिसाइड हुआ करती थी। साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये भी चीज मतलब कम से कम आप इतना रखो, ये क्राइटेरिया भी रहता था। तो ये सारी क्राइटेरिया थी वो धीरे धीरे हट गई, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपनीज थी वो फ्री हो गई कि अगर उनको डाइवर्सिफाई करना प्रोडक्शन में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है वो परफ्यूम बनाती है, अगर उसे चाहिए वो बेल्ट बनाए तो बना सकते हैं, अगर क्लोथ चाहिए तो क्लोथ, तो 3-4 आइटम्स क्या प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन पहले लिमिटेशंस थी, अब लिमिटेशंस नहीं है। एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहले क्या हुआ करता था, पहले सारी जो चीजें थी वो पब्लिक सेक्टर भी मैनेज किया करती थी, मोनोपोली थी, पब्लिक सेक्टर के अलावा कोई बिजनेस में घुस ही नहीं सकता था, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स पहले हुआ करते थे, आज जो कंपैरेटिवली वो कम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एमआरटीपी के हिसाब से 1969 के अब जितनी भी कंपनी जिनका जो पूरा एसेट हुआ करता था वो 100 करोड़ से ऊपर का हुआ करता था,
उन्हें क्या एमआरटीपी फंड्स में क्या डाल दिया गया, यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस में से, ठीक है। अब इस फॉर्म को क्या, इस फॉर्म को अगर कुछ भी करना है तो वहां पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए चीजों को परफॉर्म करना है। बट 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया तो इन कंपनीज को फ्रीडम मिल गया, वो अपने हिसाब से चीजें क्या कर सकती है। ओ भाई साहब, वाह 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 वाह। रिफॉर्म्स इन फेरा, और फेरा मतलब क्या होता है, फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब कहीं ना कहीं आपके जो ये लिबरलाइजेशन आया, तो लिबरलाइजेशन से क्या आई, फ्लेक्सिबिलिटीज आई, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्रीडम। और फ्रीडम लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी थी लॉज में, जो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड थे, आपके फॉरेन एक्सचेंज से क्या रिलेटेड थे। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये जो फेरा था यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, इसको रिप्लेस करके क्या लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को क्या बढ़ावा दे। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा ओपन था कि भैया अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर है, इफ ही और शी वांट्स टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, ही और शी कैन डू। बट साथ ही साथ लिबरलाइजेशन आ गया था, फॉरेन कंट्रीज भी अब हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती थी। तो ये साथ ही साथ जहां पे आपके होस्ट नेशन के जो इन्वेस्टर्स थे उनको अलाउंस था, वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था कि वो इंडिया की रेल में इन्वेस्ट कर सकते थे, रोड में, पावर में। अब ये फ्री में नहीं करते, ये शेयर्स खरीदते थे। यू हैव बीन फैमिलियर विद द स्टॉक एक्सचेंज, आप शेयर से एक्नॉलेज रहोगे कि जहां पे आपके रेलवे स्टेशन के भी शेयर्स है आपके, अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी रिलायंस के शेयर्स है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंपनीज होती है जो ये रेलवे का काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन से रेलवे का काम करती है, तो उनके भी जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, ठीक है। तो वहां पे कंपनियां वो शेयर्स खरीदती थी और इस तरह से वो क्या इन्वेस्ट करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर एनकरेजमेंट टू दी फॉरेन टेक्नोलॉजी, अब लिबरलाइजेशन ने ये अलाउ कर दिया था कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो हाई प्रायोरिटी पे हम क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे, ठीक है। जो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट था और जो इंडस्ट्रीज थी कॉम्पिटिटिव, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता था, ठीक है। सेबी आया, सेबी इस्टैब्लिश आपके 12 अप्रैल 1992 में। अब ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि जो इंटरेस्ट है यानी जो इन्वेस्टर्स का जो फायदा है सिक्योरिटीज में, उसको क्या बचाया जा सके, कोई हार्म ना आ सके, और साथ ही साथ सिक्योरिटीज मार्केट को क्या डेवलप किया जा सके क्या इंडिया में, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको लिबरलाइजेशन पूरा कवर करके दे दिया। आई होप आपको चीजें यहां पे समझी होंगी। अगर कुछ भी डाउट है, छोटा डाउट है, मोटा डाउट है, बड़ा डाउट है, प्यारा सा डाउट है, कुछ भी डाउट है, यू कैन गिव अस इन द कमेंट सेक्शन, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस आज भी अच्छा लगा तो इसलिए आपको क्या कर सके, आपको बता सके, ठीक है। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।